खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इस प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ 90 मिनट तक रहता है। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ हैं। आज अगस्त की 6 तारीख है, 8वां महीना है, साल 2022 है। प्रोग्राम का आगाज कर देते हैं और सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ लिए चलते हैं। आज का दिन खास क्यों है, अहम क्यों है, आज के दिन की अहमियत क्या है, वो जरा आपको बताते हैं इतिहास में आज के दिन की। और आपको ये भी बताएंगे कि आज के दिन न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कौन से ऐसे वाकयात हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज करते हैं। प्रोग्राम जहां पर आप टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे साथ देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी खबरें आप आसानी से न सिर्फ देख सकेंगे बल्कि तहरीरी कंटेंट भी वहां मौजूद है। आसानी से आपके लिए खबरें वहां पर मौजूद रहेंगी तस्वीर और वीडियोस के साथ। तो www.gulistannews.in पर एक क्लिक पर गुलिस्तान की पूरी खबरें, पूरी डिटेल्स आपके सामने पहुंच जाएंगी। लेकिन फिलहाल आगाज करते हैं प्रोग्राम का। और 6 तारीख है आज अगस्त की, साल 2019 में आज ही साबिक मरकजी वजीर सुषमा स्वराज का इंतकाल हो गया था और आज उन्हें याद किया जा रहा है। तो तीसरी बरसी आज उनकी है। तमाम सियासी जमातों के लीडरान उन्हें खराजे क़ीदत पेश कर रहे हैं, उनकी खिदमात को याद किया जा रहा है। साल 2010 में जम्मू कश्मीर में सैलाब से कम 255 अफराद हलाक हुए थे और आदादुशुमार जो अगस्त के महीने में सामने आए थे आज के दिन, वो बताते हैं कि 250 से ज्यादा जाने गई थी। मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें भी और सैलाबी रैली, कई इलाकों में, कई हिस्सों में लैंडस्लाइडिंग की वजह से लोगों की जान गई थी। आज से ठीक 12 वर्ष कबल 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर शहर पर कब्जा किया जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1862 में मद्रास हाईकोर्ट का कयाम अमल में लाया गया जिसे बाद में चेन्नई का नाम दिया गया। 1945 में आज ही का दिन था जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा में तबाही मचाई। एटम बॉम्ब जो कि 4, 5 और 6 जो तारीख है, ये बदतरीन दिनों में से एक जापान के अंदर गिनी जाती है जब हमले का मंसूबा हुआ और उसके बाद इसे अंजाम दिया गया। 1953 में आज ही का दिन था जब नांगा पर्वत को ऑस्ट्रेलियाई जर्मन मुहिम जो टीम ने आज के दिन सैर किया। आज के दिन इस नांगा पर्वत की चोटी को सर किया गया। 1953 में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 1825 में बुलवायो ने पेरू से आजादी हासिल की। तो योम आजादी आज बुलवायो की है जो जिम्बाब्वे के साथ भी चला गया। और साल 1914 में ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफ ऐलान जंग किया। तारीख 6 अगस्त थी, साल था 1914। ये आज के दिन के अहम वाकयात थे हिंदुस्तान के, जनूबी एशिया के या फिर यूरोप और अमेरिका तक। जो बड़ी बातें हैं वो आज के दिन के हवाले से हमने आपके सामने रख दी है। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, शुरुआत खबरों की करेंगे और आज भी जम्मू कश्मीर से खबरों का आगाज होगा। लेकिन मामला भारत और पाकिस्तान से भी जुड़ा है, इस पर भी बात करेंगे। चीन का बयान भी दिखाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। आगाज करते हैं प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया जी आसिफ रशीद, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ खबरों के सफर की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले उन 2 बड़ी अहम खबरों से शुरुआत करेंगे जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है लेकिन बयानात बैरून मुल्क से आए हैं। यानी बयान जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर 2 तरफ से आए हैं। पहला बयान चीन का क्या कुछ है, भारत और पाकिस्तान को लेकर चीन का बड़ा बयान आया है और यह साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मसले को इफ़ाम और तफ़हीम के जरिए से, मुज़ाकरात के जरिए से हल करना होगा। चीन ने कल जब तीसरी बरसी बनाई जा रही थी, जब जम्मू कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात खत्म कर दिए गए और रियासत का दर्जा खत्म करके उसे यूनियन टेरिटरी में मुंतकिल कर दिया, तो उसकी कल तीसरी बरसी थी, कल 5 अगस्त था। इसको लेकर चीन की तरफ से बयान आया और चाइना की तरफ से जो बयान सामने आया, दफ्तर खारजा ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान को यह मशवरा दिया है कि जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ मसले को बातचीत के जरिए से हल करें। एक तो ये बात कही गई है और दूसरी बात यह भी कही गई है कि जम्मू कश्मीर का मामला एक कदीम मामला है और दोनों मुल्कों के बीच में सन 47 से लेकर इस पर कई बार मफाहमत भी हुई और कई बार जंगे भी हुई है। ताहम मामला अभी भी इल्तिवा में है जिस पर गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चीनी दफ्तर खारजा का बयान जो बीजिंग से जारी हुआ है और कल पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी सहाफियों के सवालों का जवाब दफ्तर खारजा की तर्जुमान की तरफ से दिया गया। उसमें यह कहा गया कि डायलॉग प्रोसेस
शुरू होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के जरिए दरमियान। और दूसरी बात यह भी कही गई कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर के मामले पर अपनी पोजीशनें मुकम्मल तौर पर क्लियर रखनी चाहिए और इससे मसले का हल जो है वो निकलना चाहिए। ये बात काबिल जिक्र है कि कल जम्मू कश्मीर के हवाले से इंतहाई अहम दिन था, तीसरी बरसी थी और उसको लेकर चीन का बयान आया है और चीन ने कल तीसरी बरसी के मौके पर जम्मू कश्मीर को लेकर यह बयान दिया है। एक तरफ से यह बयान आया है। दूसरी बड़ी खबर की ओर आते हैं जी, जो बयान ओआईसी की तरफ से आया था, क्योंकि इस्लामिक तंजीमों ओआईसी की तरफ से जो बयान आया था उसमें भी जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया था और ओआईसी ने भी भारत पर यह जोर दिया था कि वो जम्मू कश्मीर के मामले पर पेशरफ्त करें और जम्मू कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियों से लेकर दीगर मामलात पर उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया था। इस पर दफ्तर खारजा के तर्जुमान का रिएक्शन भी सामने आया है और दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें यह कहा गया है कि ओआईसी हमेशा बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी बैनुल-अक़वामी मामलात में उलझना चाहती है। दरअसल उन मामलात में उलझना चाहती है जहां पर उनके हकीर मकासद छुपे होते हैं और लगातार उनका यह मानना है कि तासुब की झलक इस बयान से साफ दिख रही है जो ओआईसी की तरफ से सामने आया। तासुब की झलक इस बयान से दिख रही है जो ओआईसी की तरफ से आया है। एक सख्त रद्द-ए-अमल कल दफ्तर खारजा भारत की तरफ से ओआईसी के बयान पर आया है। साथ साथ तीसरी बरसी के मौके पर जब हम ये बात कर रहे हैं तो मैंने पहले कहा कि चीन का बयान आया, दूसरा बयान आया था ओआईसी की तरफ से जिन्होंने इस मामले पर बातचीत करने के लिए कहा था और ये कहा था कि मामला मुतनाज़ा और दफा 370 और 35A के इख्तिताम से मसला खत्म नहीं होता है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की दीरीना जो करारदातें हैं, जो पुरानी करारदातें हैं, उनके तहत ही जम्मू कश्मीर का मामला हल होना चाहिए, जिस पर सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दफ्तर खारजा की तरफ से दिया गया और कहा कि तासुब झलक रहा है इन बयानों से और ओआईसी उन ताकतों के साथ खेल रहा है जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को हमेशा परवान चढ़ाने की कोशिश में है। एक तरफ से ये माना जा रहा है। इधर जो जराया है, जो दफ्तर खारजा के करीबी लोग हैं, उनका मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई थी पिछले कई हफ्तों के दौरान कि कई मुल्कों की तरफ से बयान जारी हो, जिनमें एक कामयाबी जरूर उन्हें मिली है कि चीन और ओआईसी का बयान सामने आया है। ताहम जिन दीगर मुल्कों के साथ उनके राब्ते थे, चीन और दीगर मुल्कों के रूस और दीगर ममालिक के साथ भी वो राब्ते में था कि वहां से भी बयान जारी हो, वहां पर उनके दफ्तर खारजा ने साफ मना कर दिया कि वो भारत के साथ इस तरीके के ताल्लुकात में है कि वो यहां पर इस मसले में नहीं उलझना चाहते। तो फिलहाल 5 अगस्त को लेकर 2 बड़े बयान आए हैं। रात देर गए बयान जारी किया गया चीन की तरफ से। ओआईसी के बयान पर इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से दिया गया और कहा गया कि तासुब झलक रहा है ओआईसी के इस बयान से जो जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी तरफ से दिया गया है। जी आसिफ, जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से 2 बड़े बयानात आपके सामने रखे हैं, लेकिन अब मजीद आगे बढ़ेंगे। जब भारत, पाकिस्तान और चीन के हवाले से बात हो रही है तो दुनिया भर के अंदर जो कशीदगी है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और 2 आलमी ताकतें शायद इस वक्त आमने सामने आ रही हैं। ऐसी सूरत हाल बन रही है। ताजा बयान और जो खबरें हैं वो अमेरिका और चीन के हवाले से, और बड़ी इसमें पेशरफ्त हुई है कि चीन और अमेरिका के दरमियान यानी 2 बड़ी आलमी सतह की ताकतों के बीच भी अब दूरियां पैदा होना शुरू हो गई हैं और तारकीन वतन हो या दोनों मालिक के ताल्लुकात हों, उसमें एक बार फिर कशीदगी, क्योंकि चीन ने अमेरिका के साथ फौजी मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि चीन का अमेरिका के साथ फौजी मुज़ाकरात का सिलसिला गुज़श्ता कई वर्षों से जारी था और इन सब के बीच में अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि साफ चीन ने कर दिया है कि अमेरिका के साथ फौजी मुज़ाकरात अब न सिर्फ खत्म होंगे बल्कि तारकीन वतन का जो मामला था या मुतअद्दिद मामलात पर ताउन अमेरिका के साथ चल रहा था उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये कब हुआ? जब अमेरिका की ऐवान नुमाइंदगान की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनने ताइवान का दौरा किया और उस दौरे के जवाब में अमेरिका के साथ आला सतह की जो फौजी मुज़ाकरात थे मनसूख करने और जो मुतअद्दिद मामलात को लेकर ताउन दोनों मालिक के दरमियान था उसको खत्म करने का ठीक 48 घंटों के अंदर चीन ने ऐलान कर दिया है। बीजिंग से जो खबरें मौसूल हो रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स चीन की हैं, वो ये भी बताती हैं कि चीन के जो मिलिट्री रहनुमा हैं वो मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए थे। अमेरिकन फोर्सेस के लीडर जो लीडरशिप है यानी वहां की मिलिट्री लीडरशिप है उसके साथ बातचीत का सिलसिला चल रहा था, लेकिन अमेरिका के साथ मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और मुज़ाकरात जो
दोनों ममालिक के दरमियान और आने वाले वक्त में इकदामात उठाए जाने थे, सारे के सारे फौजी सतह से इसकी शुरुआत हुई है। जितने मुज़ाकरात हो रहे थे वो मुअत्तल करने का न सिर्फ ऐलान किया गया है, बल्कि तारकीन वतन को भी जगह देने और न देने पर चीन ने मन बना लिया है और अमेरिका के सामने वाज़ेह पॉलिसी अपनी रख दी है। यह भी कहा जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर जो क्राइम प्रिवेंशन है, इंसदाद मंशियात और गैर कानूनी तारिक वतन की वापसी से मुतल्लिक भी जो तातुल था उसको खत्म करते हुए चीन ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से बातचीत जारी नहीं रख सकता। और उन हालात में जब हमने ये भी देखा 12 घंटों के अंदर ही ताइवान की सरहद तक चीन के जेट तैयारों की तरफ से मशकें की गई और पिछले 24 घंटों में भी मशकें जारी रही। अमेरिका का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल तो था ही, लेकिन चीन ने अब फौजी सतह के ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान अमेरिका के साथ कर दिया है, जिसका मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों में दोनों की जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो बातचीत जारी नहीं रख सकेगी और इससे सूरत हाल और भी कशीदा होती जा रही है। इसके साथ साथ एक और खबर जोड़कर अमेरिका के हवाले से आपको बताएं, क्योंकि ये कब हुआ है, जब नैन्सी पेलोसी का दौरा हुआ है और यूएस ने इन सब के बीच में जो चीन के जो एम्बेसडर हैं, जो सफीर हैं, उनको भी तलब कर लिया है और वहां पर जो मिसाइल दागे गए हैं ताइवान के आसपास जो मशकें हुई हैं उस पर एहतिजाज व्हाइट हाउस की तरफ से दर्ज कराया गया है। व्हाइट हाउस की चीन की जानिब से जब चीनी सफीर को तलब किया गया तो अमेरिका ने ताइवान में चीन की फौजी मशकों की ये दूसरी मर्तबा 48 घंटों में मुजम्मत की है, अपना एहतिजाज दर्ज कराया है और अमेरिका खित्ते के अंदर किसी भी किस्म का बहरान नहीं चाहता, ये क्लियर कर दिया गया। यानी दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद। एक, जहां चीनी सफीर वॉशिंगटन के अंदर जिन्हें बुलाया गया है, व्हाइट हाउस ने उन्हें तलब किया, एहतिजाज दर्ज कराया, तो इधर चीन ने कुछ घंटों के बाद फैसला ले लिया कि वो आने वाले दिनों में मुज़ाकरात अमेरिका के साथ जारी नहीं रख सकता। चलिए जनाब, ये तो थी बात अहम, क्योंकि आलमी जंग की तैयारियों में क्या बड़े मुल्क जुट चुके हैं, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच बन रहा है और जिस तरीके से फिजा से लेकर सरहदों तक और सरहद से लेकर समंदर तक हलचल चीन के अंदर दिख रही है, वो ये साफ लगा रहा है कि आने वाले दिनों में ताइवान पर भारी परेशानियां जो है वो देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अमेरिका का रोल वहां पर क्या कुछ रहेगा, इस पर मौसर होगा कि सब बंदी इस साउथ एशिया के खिते के अंदर किस तरीके से हो सकती है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर क़याम अमन से लेकर इंतखाबात तक की बात हो रही है। और जहां गुज़श्ता महीने हमने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहा है, वहीं पर कल एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इस बात का इशारा दिया कि इस साल के आखिर से शुरुआत होगी जम्मू कश्मीर के अंदर एक नए आगाज की। ताहम हतमी तारीखों का ऐलान इनका जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा। मनोज सिन्हा साहब ने कल अपनी एक बड़ी बात सामने रखी है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के हैं उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का दायरे इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान कर सकता है, हालात साजगार है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगस्त 2019 के बाद हालात बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं और ये अब ख्वाब नहीं हकीकत बन रहा है कि सरमायाकारी भी हो रही है और सरमायाकारों को कश्मीर और जम्मू की सरजमीन पसंद भी आ रही है। नौजवानों के रोजगार के रास्ते भी खुल रहे हैं। ये दावा नहीं, एक हकीकत है। मनोज सिन्हा ने कल ताल ठोककर एक बार फिर लाल चौक के इलाके से इस बात को दोहराया है। कल ही मनोज सिन्हा की तरफ से इस बात को भी साफ कर दिया गया कि मौजूदा दौर के दौरान 2019 के बाद कोई भी सियासी वर्कर इस वक्त हाउस अरेस्ट नहीं है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, कोई भी सियासी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर इस वक्त हाउस अरेस्ट नहीं है। कल की दो अफवाहें भी आपके सामने हैं जिसको लेकर पुलिस ने रात देर गई ट्विटर पर जानकारी दी थी, लेकिन ये जो मीरवाइज वाला मामला है उस पर कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में ही सही ये साफ कर दिया कि उसे पॉलिटिकल वर्करों की फहरिस्त में नहीं है, क्योंकि वो हाउस अरेस्ट अभी भी है। जिस तरीके की बातें 2-3 दिन से चल रही थी, कल उन्होंने कहा कि कोई भी वर्कर जो है, पॉलिटिकल वर्कर जो है वो हाउस अरेस्ट नहीं है। अच्छा, नौकरियों को लेकर भी कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन मिलिटेंटों की अहल खानाओं को नौकरियां फराहम की गई, यानी मिलिटेंसी के साथ जो लोग वाबस्ता थे उनके अहल खाना को, उनके अजीजों को नौकरियां फराहम की गई और सरकार ने उन्हें नौकरियों से बाहर किया है।
और जब तक अब ये हुकूमतें इदारे चलेंगे तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। यानी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स मिलिटेंसी और जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स बाइंग ए पीस। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से आया कि हम अमन खरीद नहीं रहे हैं बल्कि अमन को अमली तौर पर कायम कर रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भी है और बड़ा बयान भी है जो लगातार दिया जा रहा है। इधर उन्होंने कल ये साफ कर दिया कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि रियासत के अंदर इंतखाबात डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात के बाद होंगे और डिलिमिटेशन ने अपना काम कर दिया है। इंतखाबात बहुत जल्द होंगे, लेकिन स्टेटहुड रेस्टोरेशन के हवाले से स्टेटहुड को कब बहाल किया जाए ये अप्रोप्रिएट टाइम पर दिया जाएगा। दोबारा से उस अल्फाज को दोहराया जो दाखिला वजीर की तरफ से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दोहराया गया था। कल एक सवाल के जवाब में मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्टेड गवर्नेंस का निजाम मौजूद है, एक सिस्टम एमएलए को छोड़कर। और कल ने कहा कि 30,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, डीडीसी मेंबर हो, अर्बन लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, पार्लियामेंटेरियन में हमारे हो, ये सारे इलेक्टेड हैं और इनकी तादाद कम से कम 30,000 के करीब है जो इलेक्शन के जरिए से लोग जीत कर आए हैं। कल ही उन्होंने साफ कर दिया कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का हटना फिलहाल मुमकिन नहीं है क्योंकि आर्मी लगातार मदद कर रही है और सरहदों की जिस तरीके से हिफाजत हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। साबिका दौर की याद ताजा करते हुए कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि लाल चौक से लेकर दीगर इलाकों के अंदर जहां हालात इंतहाई खराब हुआ करते थे, दुकानदार शटल डाउन रखा करते थे, स्कूलों कॉलेजों के अंदर दरसी निजाम बहाल नहीं हो पाता था और महीनों बच्चे घर के अंदर बैठते थे, अब वो दिन चले गए। 2019 के बाद न तो हड़ताल है और ना ही दफ्तरों और कॉलेज के ऊपर ताले हैं, बल्कि बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है, बंदूक के बजाय कलम है और हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। मनोज सिन्हा का बड़ा दावा और ये बयान उस वक्त सामने आया जब हिज़्ब इख्तिलाफ की दो बड़ी जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए थे कि 5 अगस्त सन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बदले ही नहीं बल्कि बिगड़ रहे हैं। सिक्योरिटी सिनेरियो भी बिगड़ रहा है और दीगर मामलात को लेकर, नौकरियों से लेकर नौजवानों की जो हिफाजत का मामला है उसमें भी हुकूमत नाकाम हुई है। कल मनोज सिन्हा ने तफसीली बात सामने रखते हुए कहा कि बयानात तो सही है उनके, वो दे रहे हैं क्योंकि सियासत के अंदर इख्तिलाफ हक है उनका, लेकिन जमीनी सूरत हाल से अवाम वाकिफ है और उन्हें माकूल और मुनासिब जवाब अवाम ही दे सकती है। तो ये था बड़ा बयान जी, क्योंकि ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि कल के दिन के हवाले से जो तकरीबात हो रही थी उस पर सरकारी रद्द-ए-अमल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरे दिन दिया। पहले नौगाम के अंदर, फिर स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर, फिर लाल चौक आते आते ये साफ कर दिया कि हालात किस तरीके के बने हुए। और कल जब हम शहर की बात करते तो दुकानें भी खुली थी, ट्रांसपोर्ट भी चल रहा था और जो बातें हो रही थी कि शायद शटल डाउन होगा, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब जी पॉलिटिकल बात हो रही है तो जरा एक और खबर की ओर आते हैं क्योंकि यह खबर भी बड़ी अहम है पहाड़ियों को लेकर और आसिफ रशीद आपको तफसील में बताएंगे कि कल रात देर के जो मुलाकात हुई है उसमें राजू नियाज की बातें हुई है और उन राजू नियाज की बातों के बीच मामला कहां तक चला है, तफसील के साथ बताएंगे आसिफ रशीद। बिल्कुल, पहाड़ी कबाइली लीडरान का एक और वफद जो है दारुल हुकूमत दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और मुलाकातों का सिलसिला कल से शुरू हो चुका है। पार्लियामेंट के अंदर जहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के दफ्तर में मुलाकात करने पहुंचे ये तमाम लीडरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से थे। इनमें साबिक एमएलसी हों, मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान जो इस वक्त कुछ बीजेपी के साथ हैं, कुछ आजाद कैंडिडेट्स के तौर पर इंतखाबात में उतरे थे, अवामी नुमाइंदे हैं, लेकिन सारे के सारे पहाड़ी ट्राइब से हैं। तो एक डेलीगेशन की शक्ल में ये दिल्ली पहुंचे थे। उड़ी, करना, कुपवाड़ा से होते हुए सरहदी जिला राजौरी और पुंछ तक के तमाम लोग जो दिल्ली में मुलाकात हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह से और एक लंबी फहरिस्त है जिनकी मुलाकात हुई है। इनमें एमएलसी विबोध गुप्ता जो कि जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट के हैं, साबिक एमएलए मुश्ताक बुखारी जिन्होंने हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कहा था, मोहम्मद इकबाल मलिक दरहाल से मोहम्मद रफीक चिश्ती थे, साबिक एमएलसी सईद रफीक शाह थे। इसके अलावा डीडीसी मेंबर कयूम मीर, सोहेल मलिक, राजा वक्कार आसिफ, खुर्शीद अहमद मीर, एडवोकेट अहसन मिर्जा, गुरदेव ठाकुर के अलावा सईद अल्ताफ और आशिक रफीक मंगराल, ये तमाम वो लीडरान थे। राजौरी, पुंछ, उड़ी, केरन यानी सरहदी इलाकों से शहर के इलाकों तक पहाड़ी कबीले की बात, पहाड़ी कबीले को दरपेश मसाइल और उनके देरीना मुतालबात
मरकजी सरकार के नोटिस में एक बार फिर लाने के लिए पहुंचे थे और एक याददाश्त भी कल वज़ीर दाखिला को दी गई है, जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड्स जो पहाड़ी कबीले की तरफ से रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ा मामला और सबसे बड़ा सवाल पिछली मुलाकात से अब तक ये था कि क्या इंतखाबात से कब्ल वो वादा पूरा किया जाएगा जिसका जम्मू पहुंचकर खुद वज़ीर दाखिला ने वादा किया था कि जो एसटी स्टेटस है वो पहाड़ियों को भी दिया जाएगा, और इशारों में कहा था कि इंतखाबात से कब्ल एक बड़ी खबर जो है वो इस कबीले को सुनाई सरकार की तरफ से दी जाएगी, खुशखबरी होगी। तो उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती नजर आ रही है बकौल इन पहाड़ी लीडरान की या इस वफद के जिनकी मुलाकात हुई है। और कल इस बात की तस्दीक भी हमारे प्रोग्राम में MLC विबोध गुप्ता की तरफ से की गई। लेकिन मजीद ये कि इस 25 मिनट की मुलाकात में कई बड़े मसाइल हैं जो सामने आए हैं, और ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट जो वज़ीर दाखिला के सामने रखा गया उस पर यकीन दहानी कराई गई कि इंतखाबात से कब्ल इन सारे इश्यूज पर न सिर्फ गौर किया जाएगा बल्कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिन पर मोहर मरकजी वजारत की लगेगी और कई सालों से जो मुतालबात पूरे नहीं हुए थे वो पूरे होंगे। अब ये जो पहाड़ी लीडरान है इनकी मुलाकात पर और भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा आपको एक साउंड बाइट भी सुनाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जब ये मुलाकात हो रही थी पार्लियामेंट के खुसूसी दफ्तर में, तो उसके बाद मुलाकात में जो अहम पॉइंट्स रखे गए इन लीडरान की तरफ से उस पर एश्योरेंस क्या मिली है वो जरा आपको सुनाते हैं इन लोगों की बात। से पहाड़ी जो डेलीगेशन आज दिल्ली में अमित शाह जी के साथ मिलने के लिए आया था, अमित शाह जी ने कह दिया कि इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी कबीला है उसको एसटी का जो दर्जा है वो मिल जाएगा। इसकी जाके हमें मेहनत करनी है कि जो 70 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं हम अपनी पहाड़ी एसटी स्टेटस के लिए, वो जाके कुछ ही दिनों में हमें मिल जाएगा। इलेक्शन से पहले कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उससे पहले हमें पहाड़ी को जो एसटी का दर्जा है वो मिल जाएगा। उसकी हमें तैयारी करनी। जितनी भी पहाड़ी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी खुशी की तैयारी कर लें, हमें कुछ ही दिनों में पहाड़ी का स्टेटस मिल जाएगा। ये ऐलान इलेक्शन की तैयारियों में पहाड़ी ट्राइबल जुड़े, क्योंकि बहुत जल्द दिल्ली से इसका ऐलान होगा। दावा पेश कर रहे थे उस कमेटी के मेंबर जो कल वजीर दाखिला के साथ रात देर गए पार्लियामेंट हाउस के अंदर मुलाकात हुई है। दो बड़ी डिमांड्स है चार्टर ऑफ डिमांड्स में, एक एसटी स्टेटस पहाड़ियों को दिया जाए जिस पर लगभग हामी बन ली गई है मरकज की तरफ से, दूसरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहाड़ियों को हो इलेक्शन से पहले, इस पर भी कहीं ना कहीं एश्योरेंस वजारत दाखिला की तरफ से दी गई है एज पर द स्टेटमेंट इशूड जो इनकी तरफ से जारी कर दिया गया है। अब पहाड़ी ट्राइब्स की हमारी टोटल आबादी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर कितनी है? कमोबेश 12 लाख के आसपास है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर, एंटायर जम्मू कश्मीर के 20 अजला के अंदर ये तकरीबन जनाब 12 लाख के आसपास है। और कल जब मैं इस पूरे मामले को देख रहा था तो सिर्फ वजीर दाखिला के साथ इनकी मुलाकात नहीं हुई, बल्कि बीजेपी के कदावर नेता तरुण चुग के साथ भी इनकी मुलाकात हुई है, और वहां पर भी सेम चार्टर ऑफ डिमांड को रखा गया था और वहां पर भी वही एश्योरेंस उनको मिली जो पार्टी के सीनियर लीडर और मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से उन्हें मिली थी। तो कल जब ये सारी चीजें चल रही थी, एसटी स्टेटस जनाब ग्रांट किया जाएगा, 10% रिजर्वेशन की मांगे हो रही है। आपको पता होगा इससे पहले भी कुछ रिजर्वेशन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आ चुकी है। ताहम आसिफ ने पहले ही आपको बता दिया कि कौन कौन लोग वहां पर थे। पहाड़ी ट्राइबल कम्युनिटी कहां पर रहती है तो ये आपको जरा याद होना चाहिए, रजौरी के अंदर। तो वहां पर रजौरी की भी रिप्रेजेंटेशन हमने देखी। पुंछ के अंदर तो इस डेलीगेशन में हमने पुंछ का भी रिप्रेजेंटेटिव देख लिया। उड़ी के अंदर है पहाड़ी ट्राइब्स, केरन के अंदर है, करना के अंदर है, पहलगाम के अंदर है और शुपियां के अंदर। इन्हें कुल मिलाकर रजौरी, पुंछ, उड़ी, केरन, करना और पहलगाम और शुपियन 7 ऐसे मकामात हैं जहां पर यह 12 लाख की आबादी रिहाइश पजीर है। और माना जा रहा है कि पिछले 70 साल के दौरान एहतिसाल हुआ, लेकिन अब जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बातें हो रही है वो इन्हें उम्मीद दिला रही है कि आने वाले दिनों में हालात बदलेंगे। यानी जश्न का तैयारियों में लगे। डेट मीन मनोज सिन्हा साहब कह रहे थे कि इस साल के आखिर तक बिगुल बज सकता है। अगर वजीर दाखिला साहब ने कह रहे कि जश्न की तैयारियां कीजिए, डेट मीन्स कहीं ना कहीं इस साल के आखिर तक एक बड़ी अनाउंसमेंट दिल्ली से जरूर होगी। एक अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी और दूसरी अनाउंसमेंट पहाड़ी ट्राइब्स के हवाले से भी हो सकती है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार खबर का अपडेट भी आपको बताएंगे और बड़ी खबर उधमपुर से आ रही है। क्या कुछ वो खबर है डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे। छोटा सा ब्रेक।